हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आज हम लेंगे चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, छोटा सा सिंपल चैप्टर है। अगर आपने एक भी बार इसको अच्छे से पढ़ रखा है तो आपसे इसके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आप मान के चलो नीट में पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रासेप्टिव पर, या फिर क्वेश्चन आता है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट यानी ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक पर। वो सब आप पढ़ते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, ICSI, GIFT, इन सब में से किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता है। या कभी कभार MTP एंड STD, इन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कुल मिला के 4 या 5 टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो रेफर माय एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, एक बार आप चैप्टर पढ़ेंगे आप आराम से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसके आंसर्स कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, रटने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बट हाँ इस चैप्टर के लिए पहले आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बिना इसके बेसिक समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो पहले हमेशा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ें, उसके बाद ही इस चैप्टर को पढ़ें। ओके, तो अगर आप प्रिपेयर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर को तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में हमारे लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा हाँ, इस चैप्टर में अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो चाहे ओल्ड से पढ़ लो चाहे न्यू से पढ़ लो सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, मतलब डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है बच्चों कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, WHO की डेफिनेशन भी दे रखी है जिस पर क्वेश्चंस नहीं बनते, बट क्योंकि हमें एनसीईआरटी में से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है तो हमें पढ़ना सब कुछ है, चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, रिवीजन के बाद, रिवीजन के टाइम आप ये चीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ठीक है इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आया, टाइम कम है रिवीजन के लिए, तो सिर्फ वो चीजें पढ़ लें हम जो चीजें हमसे ज्यादा पूछी जाती हैं। बट जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस एंगल से बिल्कुल ना देखें कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। ओके ओके, तो अब इसमें अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सोसाइटीज में क्या क्या किया जाता है ना। इसी में एक क्वेश्चन, हाँ यहां से जरूर एक क्वेश्चन बनता है बच्चों एमनियोसेंटेसिस पर, है ना। एमनियोसेंटेसिस पर अभी हम करेंगे क्वेश्चन, तब बताऊंगी इस टेक्निक में क्या होता है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ मेजर्स दे रखे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अभी तक किया है रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए, इंडिया में क्या क्या किया है, और कुछ डेटा भी दे रखा है। इस डेटा को आपको कोई खास रटने की जरूरत नहीं है, आप पास्ट 10 ईयर्स में देखेंगे तो इस डेटा पे कोई क्वेश्चन नीट में नहीं आया है। ठीक है, बट अगेन मैं कहूंगी कि एक बार अपने माइंड से, अपने आंखों से निकालना जरूर है, पढ़ना जरूर है। जब भी रिविजन करेंगे कोई भी एनसीईआरटी का डेटा है आप उसको रटने में टाइम मत वेस्ट करो, बट जब भी आप वो चैप्टर प्रिपेयर करते हो तो उस डेटा को एक बार देखो जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह से करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें सेट हो जाती हैं। और जब 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं तो हमें इजी रहता है कि यार हाँ ये ऑप्शन होगा, इसका हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ओके नाउ तो अब आती हूं मैं इस चैप्टर के डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यहां से हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, पहले 1-2 क्वेश्चन, ये जो इसका इनिशियल थ्योरी पार्ट है वहां से भी है। तो इसमें आपसे पूछा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इनमें से क्या सही है। फर्स्ट ऑप्शन, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस। सेकंड, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड थर्ड, सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो नॉर्मली हमें हेल्थ का मतलब लगता है कि अगर हम फिजिकली फिट हैं तो वी आर हेल्दी, बट ऐसा नहीं है। हेल्थ की डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग फिजिकल, सोशल, मेंटल एज वेल एज बिहेवियरल फिटनेस पर डिपेंड करती है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इन सारे फैक्टर्स में आप रिप्रोडक्शन को ऐड कर दो, तो यहाँ पर अगर तीनों चीजें हैं तो आप उसे कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सिंपल सी बात है, आप एनसीईआरटी में भी हाईलाइट कर सकते हैं। ये रही WHO की डेफिनेशन, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि WHO हेल्थ किसको मानता है। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉट ओनली फिजिकली बट इमोशनल, बिहेवियरल एज वेल एज सोशल, चारों एलिमेंट्स होने चाहिए। हालांकि बिहेवियरल एक तरह से मेंटल हो गया, इमोशनल और बिहेवियरल को मिलाकर मेंटल हेल्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ओवरऑल वर्ड है, सोसाइटी के रेफरेंस में अगर हम यूज करें तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं देखना। बट ऑब्वियस सेक्स एजुकेशन इज एसेंशियल इन स्कूल्स, है ना। आजकल सब जगह करिकुलम में इसको इंक्लूड किया गया है। अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शंस एंड एसटीडी, बिल्कुल तभी तो वो उन्हें यूज करेंगे। एसटीडीज अगर स्टार्टिंग में, एसटीडीज क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आपको पता है कि इन डिजीजेस ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है,
जनरली सोसाइटी में हेजिटेट करते हैं लोग कि अगर कोई भी इसके सिम्टम्स दिखते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपकी बुक में लिखा है कि डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर ट्रीटमेंट ले लिया तो दिस इज जस्ट एन इन्फेक्शन, जो भी इसकी दवाई है उससे वो सही हो जाएगा, और अगर नहीं लिया, अवॉइड किया, तो वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते, पढ़ रखा है आपने, कई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। याद है? फटाफट याद करो एक बार दिमाग में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अनट्रीटेड एसटीडीज से। इनफर्टिलिटी हो सकती है, रिप्रोडक्टिव कैंसर तक हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, पीआईडी, है ना, अबॉर्शंस हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है, और उसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक पढ़ते हैं, जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब समझते हो? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि आपको पता है नॉर्मली इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में, बट अगर किसी को एसटीडी रही है या किसी और वजह से भी कई बार फेलोपियन ट्यूब में, जहां पर जायगॉट बना था, जहां पर वो मॉरूला बन रहा है, वहीं पर ब्लास्टोसिस्ट बन जाए और वो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए, तो तुम सोचो जब उसका साइज बढ़ेगा तो फेलोपियन ट्यूब विल रप्चर। तो ये इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इट इज मतलब ये जानलेवा होती है, आगे जाकर रिस्की भी हो सकती है अगर टाइम पर इसका पता नहीं चले तो। ठीक है, चलिए, तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? यस, ये दोनों सही हैं। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, यस, एमनियोसेंटेसिस के पे क्यों बैन लगाया गया? क्योंकि इसका मिसयूज किया जा रहा था सोसाइटी में। इंक्रीज्ड मेडिकल असिस्टेंस बिल्कुल जरूरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, आजकल तो जेंडर इक्वालिटी की बात बहुत होती है। एनकरेजिंग मिथ एंड मिसकंसेप्शन, है ना, जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि हाँ बस पढ़ लिया और ध्यान नहीं दिया, वो कह रहा है मिथ एनकरेज थोड़ा करना है, हटाना है उनको सोसाइटी से। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? ऑल एक्सेप्ट 6, यानी ऑप्शन सी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, IMR और MMR, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ध्यान रखना है आपको, एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दो। ये वाला जो पार्ट है इसका, इसी में दे रखा है बच्चों। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, है ना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये रहा, पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन में दे रखा है। और MMR का मतलब होता है मेटरनल मोर्टालिटी रेट। ठीक है, ध्यान रखना है सबको, नाम से समझ में आ रहा है। नेटैलिटी और मोर्टालिटी में डिफरेंस पता है? नेटैलिटी नेटल बर्थ के रेफरेंस में आता है, मोर्टालिटी डेथ के रेफरेंस में आता है। अच्छा, एक वर्ड और होता है, एक तो होता है मोर्टालिटी, एक होता है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिड वर्ड आता है डिजीज के रेफरेंस में, किसी सोसाइटी में डिजीज का रेशो क्या है? वो मॉर्बिडिटी, और डेथ रेशो क्या है? वो हुआ वहां का मोर्टालिटी। मॉर्टल, इमॉर्टल बोलता है ना अमर, तो मॉर्टल यानी डेथ, सिंपल। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट MMR और IMR दोनों क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ना। अगर किसी सोसाइटी में मदर और इन्फेंट्स की डेथ ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब वो सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है, वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पर एक दे रखा है कि इंडिया में लगातार जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका एक कारण है IMR और MMR का कम होना, क्योंकि हम पहले से मेडिकली एडवांस हुए हैं, बट ऑब्वियस है ना, चीजों की केयर होने लगी है, सबको हेल्थ असिस्टेंस मिल रहा है, तो इसलिए इंडिया में बहुत पहले बहुत इन्फेंट्स और मदर्स की डेथ हो जाती थी प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान, बट अब हमने इसको कंट्रोल कर लिया है। तो अच्छी बात है कंट्रोल कर लिया, बट उसका एक साथ में प्रॉब्लम ये है कि हमने बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं किया। तो पहले तो बर्थ रेट ज्यादा थी लेकिन मोर्टालिटी रेट भी ज्यादा थी, तो दोनों बैलेंस हो जाते थे। अब बर्थ रेट भी बढ़ी हुई है, मोर्टालिटी रेट को हमने कम कर दिया, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछ रहा है अगर इंक्रीज हुआ है, अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट तो इंक्रीज हो गई है, इन्फेंट्स की डेथ हो रही है ज्यादा, ठीक है, बट मेटरनल को हमने डिक्रीज कर दिया है, मदर की डेथ को रोक दिया है, मदर की डेथ को क्या कर दिया है? कम कर दिया है, जो मेटरनल मोर्टालिटी थी, बट इन्फेंट रेट अभी भी बढ़ी हुई है। तो फिर इसकी वजह से एक पॉपुलेशन में क्या इफेक्ट देखा जा सकता है, देखते हैं। इट विल कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, क्या? नहीं, इन्फेंट्स की डेथ हो रही है तो ग्रोथ रेट कहां से बढ़ेगी? रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट हो सकता है, बट अभी हम और ऑप्शंस देख लेते हैं। नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, ये गलत है। एंड रिजल्ट इन एन एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन, नहीं, हमेशा एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन तब होती है जब किसी भी पॉपुलेशन में इन्फेंट्स का नंबर ज्यादा हो, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा हो, क्योंकि वही आगे जाकर रिप्रोडक्टिव बनता है। ऐसा कॉन्सेप्ट हम इकोलॉजी में सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन्फेंट डेथ बढ़ी हुई है तो इसका मतलब इट रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट वहां की कम होती जा रही है, क्योंकि इन्फेंट से नहीं है तो ग्रो कौन करेगा, इसलिए ऑप्शन बी। हालांकि इस चैप्टर से इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं आते, बट ठीक है, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। अब बताती हूँ एमनियोसेंटेसिस क्या है, वैसे पढ़ा रखा है मैंने तुम्हें कि वी नो कि यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो चुका है, एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था
ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि एम्ब्रियो के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जो एक बैग में भरा रहता है, एमनियोटिक बैग। तो अगर ये मान लो एम्ब्रियो है और इसके चारों तरफ ये फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चों एम्ब्रियो की ही कुछ सेल्स शेड ऑफ होती रहती हैं, कुछ एम्ब्रियो की कुछ सेल्स इस एमनियोटिक फ्लूइड में पड़ी रहती हैं। तो एक टेस्ट बनाया गया एमनियोसेंटेसिस। इस टेस्ट में क्या करते हैं, सिंपली एक निडल डालकर, सिरिंज डालकर और एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ कर लेते हैं, उसमें खींच लेते हैं, जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं वैसे एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल ले लेते हैं और उस एमनियोटिक फ्लूइड को लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज देते हैं। क्योंकि उस फ्लूइड में फीटल सेल्स हैं, है ना, एम्ब्रियो की सेल्स फीटल सेल्स हैं, तो इस फ्लूइड में ये जो फीटल सेल्स हैं, इन फीटल सेल्स में, क्योंकि अब हमारे पास बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, तो इन सेल्स में इनका क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं। ठीक है भाई, ये देखने के लिए कि कहीं इस बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। तो जब हमारे पास क्रोमोसोमल स्टडीज के भी मेथड्स आ गए, तब हमने एमनियोसेंटेसिस को यूज किया, किसके लिए, फॉर क्रोमोसोमल टेस्ट, कि इसके क्रोमोसोम्स का नंबर तो सही है ना, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, सब पॉसिबल है डिटेक्ट करना। ठीक है, इसके लिए, इतने अच्छे पर्पस के लिए ये टेस्ट बनाया गया कि बाई चांस उस बच्चे को जब वो बॉर्न होगा कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जिसका हमारे पास इलाज ही नहीं है, हम पहले ही पेरेंट्स को बता दें, और अगर अभी इनिशियल प्रेगनेंसी है तो फिर अबॉर्ट कर दिया जाए अननेसेसरी। क्यों, जब उसका इलाज ही नहीं हो, हमेशा परेशान रहेगा, तो क्या मतलब है उसके बर्थ से। इसके लिए टेस्ट आया था, दिस इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि एमनियोसेंटेसिस की पॉजिटिव एप्लीकेशन क्या है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स का पता लगाना। कब किया जाता है, प्रीनेटल, प्रीनेटल मतलब बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ ही तो कर लिया ये टेस्ट। ठीक है, अब इसको क्यों बैन किया गया, इसको इसलिए बैन करना पड़ा क्योंकि क्या करने लगे लोग, इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज करने लगे। भाई फीटल सेल्स तो हैं ही, तो उनमें हम क्रोमोसोम स्टडी करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि XX है या XY है। तो अगर है ना XY है, मेल होता था, सॉरी, तो ठीक है, और अगर XX होता था, फीमेल होता था, तो जैसा इंडिया में है, बहुत सारे लोग अभी भी, आज भी हम 21st सेंचुरी में है, फिर भी फीमेल फीटस नहीं चाहते, फीमेल चाइल्ड नहीं चाहते, कन्या भ्रूण हत्या जिसे आप बोलते हैं, फीमेल फीटिसाइड, है ना। तो अगर ये पता चलता था कि यार ये तो फीमेल फीटस है, तो उसको अबॉर्ट करा देते थे, और ऐसा मेडिकल हॉस्पिटल्स में ही किया जाता था, जस्ट फॉर द मनी, है ना। तुम फ्यूचर डॉक्टर्स हो तो तुम लोग कभी भी इस तरह की चीजों में मत फंसना, कोई कितना भी, हमेशा मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इतना एथिकल प्रोफेशन है बच्चों, इसमें मनी को वैल्यू ना देके, मनी अपने आप आती है। अगर आप एक एथिकल प्रैक्टिस करते हो, एक अच्छे डॉक्टर हो, तो अच्छे डॉक्टर की जरूरत आपको पता है सोसाइटी में हमेशा रहती है, बट मनी के लिए, फाइनेंसेस अच्छे करने के लिए इलीगल करना या कुछ भी गलत करना, अनएथिकल करना इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे डॉक्टर्स ने किया, तो फिर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली इस टेस्ट पर बैन लगाना पड़ा, स्टैट्यूटरी बैन, स्टैट्यूटरी मतलब लीगल बैन। अगर कहीं एमनियोसेंटेसिस, ऐसा नहीं है इंडिया में होता नहीं है, होता है, बट इसके लिए प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है। अगर किसी की फैमिली में कोई हिस्ट्री है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, तो उन्हें कोर्ट से परमिशन लेकर और फिर ही ये टेस्ट करवाया जाता है, ऐसे नहीं कि किसी भी हॉस्पिटल में ये टेस्ट हो जाता हो। इससे क्यों बैन लगाना पड़ा, टू डिक्रीज फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, तो वही आपसे पूछा है। अच्छा, तो यहाँ पर इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये बनते हैं कि इसको बैन क्यों लगाना पड़ा, या फिर एक ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि एमनियोसेंटेसिस से इनमें से आपको क्या बीमारी का पता नहीं चलेगा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का तो पता चल जाएगा सबका, सेक्स ऑफ द फीटस भी पता चल जाएगा, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स से हमें कैसे पता चलेगा इससे। ठीक है, तो कोई भी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर का नाम आ जाए, जॉन्डिस, कुछ भी, जो भी न्यूबॉर्न में हो सकता है, तो दैट कांट बी डिटेक्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब सीधा हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्वेश्चन पर आ जाएं। मोस्ट चांसेस हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली कॉन्ट्रासेप्टिव से आएगा ही आएगा। ठीक है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के इनमें से क्या क्या फीचर्स हैं, आपकी ही एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो दे रखा है, आपकी ही एनसीईआरटी में दे रखा है, ये रहा इस टॉपिक में आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्या क्या फीचर्स हैं ना, आप हाईलाइट कर लो। ये रहा न्यू एनसीईआरटी में दिख रहे हैं, पेज नंबर 43 पर। इसका रेशो, एक मिनट रुको बच्चों जरा, इसका रेशो मुझे सही करने दो, आज इसका रेशो कैसे गड़बड़ा रहा है। नाउ इट्स गुड। ठीक है, ओके, तो यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल होने चाहिए ज्यादातर। आप ज्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ते हैं उसमें यही तो होता है कि जब उन्हें यूज करना बंद करते हैं तो फिर कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, बस एक ही है इरिवर्सिबल, जिसको बोलते हैं टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कौन सा, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में नसबंदी कहते हैं, जिसमें या तो वास डिफरेंस को या फेलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट कर दिया जाएगा, जिससे गेमीट्स का ट्रांसफर ही नहीं होगा।
ठीक है, गैमीट्स बनना नहीं रुकता कभी भी, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है। वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी में आपने गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं रोका, फॉर्मेशन तो हो रहा है, बस गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट रोक दिया है। ठीक है, हमने पढ़ रखा है अच्छे से कैसे। तो यहाँ पे बताओ, आपको बताना है ट्रू, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, यस, इजीली अवेलेबल, यस, इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव क्यों भाई, गलत है, रिवर्सिबल विद लीस्ट साइड इफेक्ट। अब देखो इस तरह के ऑप्शंस में हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, जल्दीबाजी में एकदम पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है हाँ यार रिवर्सिबल और सही है, बट इनइफेक्टिव वर्ड पे हमने ध्यान नहीं दिया अगर, ठीक है, तो ये हो गया गलत ऑप्शन। It should be effective and reversible with least side effect. Yes, it should interfere with the sexual act of the user. नहीं, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा होना चाहिए which do not affect the copulation. ठीक है, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो गया, यानी इसमें आपको ट्रू बताने हैं ना, तो A, B and D, A, B and D ऑप्शन C। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट में फिर से टैली कर लो कि ट्रू पूछे हैं कि फॉल्स पूछे हैं, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है। जितना फोकस अटेंशन के साथ आप क्वेश्चंस करेंगे उतना सिली मिस्टेक के चांस कम रहेंगे। आप सबको, ज्यादातर बच्चों को बायो सबसे अच्छी लगती है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपने सब कुछ पढ़ा भी है, सब आता भी है, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसका कारण यही है कि हम इतना ज्यादा उस सब्जेक्ट को इजी तो है ये सब्जेक्ट, बट इट रिक्वायर लॉट ऑफ फोकस, है ना, आपको ध्यान से एक एक वर्ड पे आपकी कमांड होनी चाहिए, तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, असर्शन रीजन, The period between 10th to 17th day of menstrual cycle। अच्छा चलो, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्वेश्चन एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से थे? कॉन्ट्रासेप्टिव्स में एक तो होते हैं नेचुरल मेथड्स, जिनमें कुछ डिवाइस यूज नहीं करनी। नेचुरल मेथड्स कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, जैसे रिदम मेथड, है ना। रिदम मेथड मतलब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें हम कहते हैं कि ओव्यूलेशन के पहले और बाद, यानी 11th to 17th डे, समझाया था मैंने प्रीवियस चैप्टर में, ये वाला टाइम फर्टाइल पीरियड है, तो इसमें कपल शुड अवॉइड कॉपुलेशन। बाकी वाला पीरियड सेफ पीरियड है, तो उसमें जो कॉपुलेशन होगा इट विल नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। तो रिदम मेथड को अगर कोई ध्यान में रख रहा है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उससे भी कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब वो एक नेचुरल मेथड हुआ। एक और नेचुरल मेथड में पढ़ते हैं कॉइटस इंटरप्टस, कॉइटस को इंटरप्ट कर दो, विड्रॉल मेथड, जिसमें इजैक्यूलेट मतलब इंसेमिनेशन नहीं होना चाहिए, फीमेल ट्रैक में सीमेन नहीं जाना चाहिए, सिंपल। और दो मेथड है कि हाँ, एक थर्ड मेथड और है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल यानी जब एक फीमेल लैक्टेशन पीरियड में है, यानी फीड कर रही है, यानी डिलीवरी के बाद वाला जो टाइम है, तब उनमें एमेनोरिया रहता है। एमेनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी उस दौरान जब हम बोलते हैं ना डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं बच्चों, उन 6 मंथ्स में बेबी को फीड करना है, तो प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है फीमेल में। और हमेशा याद रखो, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन नेगेटिव इफेक्ट डालता है हाइपोथैलेमस पे। तो हाइपोथैलेमस पर अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो जीएनआरएच नहीं आएंगे, पिट्यूटरी से एफएसएचएलएच नहीं आएंगे। जब तक एफएसएचएलएच नहीं आएंगे तो फीमेल की ओवरी में नया साइकिल शुरू नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, तो ओवम भी नहीं बनेगा, यानी उस दौरान किया गया कॉपुलेशन विल नॉट लीड टू प्रेगनेंसी, है ना। बट अगेन इसका रिस्क ये है कि ये कोई एसेंशियल नहीं है कि है ना 6 मंथ तक नहीं होगा। कई बार 2 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद फीमेल में साइकिल स्टार्ट भी हो जाता है, ओवम होता है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि यार एमेनोरिया पीरियड है एंड दे विल हैव कॉपुलेशन, तो फिर प्रेगनेंसी हो भी सकती है। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल मेथड्स हैं वो सब कैलकुलेशन बेस्ड है, फिक्स नहीं है, उनमें किसी में भी रिस्क हो सकता है, तो सो दे आर रिस्की। ठीक है, ये तो नेचुरल मेथड्स हैं, किसी पे भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि द पीरियड बिटवीन 10th to 17th डे, 11 to 17 कह दो या 10 to 17 कह दो, इज द फर्टाइल पीरियड। सही है क्या बात? बिल्कुल ठीक है। ओव्यूलेशन अकर अराउंड 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कह रहा है कि क्यों यही वाला फर्टाइल पीरियड है, क्योंकि ओव्यूलेशन होता है 14th डे पर। यस, एवरेज में 14 डे पर होता है, तो उसके कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद इज द फर्टाइल पीरियड। तो यस, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू फॉर लैक्टेशनल एमेनोरिया? लैक्टेशनल एमेनोरिया अभी बताया मैंने, इट मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यस, ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। यस, लैक्टेशन पीरियड वैसे 6 मंथ बाद भी रहता है, बट शुरू के 6 मंथ बेबी कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, वो सिर्फ मिल्क पर डिपेंड होता है, उसको इंटेंस लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। उस दौरान मदर में हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन रहता है। ठीक है, चांसेस ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल अप टू 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। बिल्कुल ठीक है। साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल, बिल्कुल किसी भी नेचुरल मेथड में साइड इफेक्ट जैसा तो कुछ है ही नहीं। प्रोजेस्टेरॉन लेवल रिड्यूसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन,
जब इंटेंस लैक्टेशन चल रहा है तो ओवरी में साइकिल ही नहीं चल रहा, अगर साइकिल नहीं चल रहा तो ना एस्ट्रोजन बन रहा है ज्यादा, ना प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है, ना FSH बन रहे हैं, तो ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल रिड्यूस्ड रहता है, ठीक है। इट इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यस। इट इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, नहीं फेगोसाइटोसिस जैसा यहाँ नहीं है, वो तो हम उसमें पढ़ते हैं जो आईयूडीज होती है उनमें लिपिस लूप नॉन मेडिकेटेड आईयूडी करवाती है ये, है ना। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं एक्सेप्ट 7, सिंपली ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इंक्लूडेड अंडर बैरियर मेथड्स। देखते हैं भाई बैरियर मेथड्स, ये तो नेचुरल मेथड्स के क्वेश्चन हो गए। चलो बैरियर मेथड्स तो सबने पढ़ रखे हैं अच्छे से। बैरियर मेथड्स में हम चार्ट बनाया था हमने, मेल फीमेल, मेल या यूं बना लो उसका चार्ट, डिस्पोजेबल और रीयूजेबल। जो वन टाइम यूज में आने वाली डिवाइसेज हैं वो है कॉन्डम, मेल कॉन्डम भी होता है, फीमेल कॉन्डम भी होता है। और जो रीयूजेबल डिवाइसेज हैं वो सिर्फ फीमेल के लिए है, जिनमें आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स, ठीक है। दोनों में ही, चाहे कॉन्डम्स हो चाहे ये वाली डिवाइसेज हो, दोनों में ही याद रखो ये सभी डिवाइसेज लेटेक्स या थिन रबर की बनी होती है, ओके। तो इनका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे रोक रही हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कैसे करवाएंगे, बाय द जो वो है आपका सीमेन, वो एंटर ही नहीं करेगा फीमेल ट्रैक में, ठीक है। तो इसलिए ये कहलाते हैं बैरियर्स। यहाँ पर भी अगेन गैमीट्स बनना नहीं रुक रहा है, गैमीट्स का मीटिंग रुक रही है, गैमीट्स को फिजिकली मीट नहीं होने दिया जा रहा है, ठीक है। देन इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर आपसे पूछेंगे तो बैरियर डिवाइसेस का एडवांटेज क्या है। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है दे ऑल्सो प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एसटीडीज, मतलब एसटीडीज का जो ट्रांसमिशन है वो नहीं होगा, है ना। एड्स वगैरह पढ़ते हैं आप, एड्स में जब हम ह्यूमन हेल्थ चैप्टर पढ़ते हैं कि हाउ एड्स कैन बी प्रिवेंटेड, तो उसमें आता है बाय यूजिंग कॉन्डम्स, बैरियर डिवाइसेस। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आपने लॉजिक लगाया है कभी कि एड्स में हम बोलते हैं जो वायरस है एड्स का, HIV, वो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स में होता है, मेल्स में सीमेन में और फीमेल्स में वेजाइनल फ्लूइड्स में। तो अगर फ्लूइड एक्सचेंज होगा और उस फ्लूइड में वायरस है तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा, चाहे मेल से फीमेल में जाए चाहे फीमेल से मेल में जाए, ठीक है। बट अगर बैरियर डिवाइसेस यूज कर रहे हैं कॉपुलेशन के दौरान तो फ्लूइड कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, तो वायरस का ट्रांसमिशन ही नहीं होगा, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बैरियर मेथड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज याद रखना। और इसका एक ही ड्रॉबैक है कि क्योंकि ये थिन रबर के बने हैं तो इफ दे वेयर एंड टेयर तो उसकी वजह से लीक हो सकता है और फिर प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। और इसीलिए इनके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली, फोम्स वगैरह यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो स्पर्मिसाइडल है, अगर गलती से सीमेन चला भी गया तो स्पर्म्स किल हो जाएंगे, तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहेंगे। क्लियर है। किसी भी चीज पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। देखें हमारे पास क्या क्वेश्चन है, विच आर इंक्लूडेड अंडर बैरियर मेथड्स। देखो भाई कॉन्डम, वॉल्ट, आईयूडीज कभी इसमें नहीं आती है, इसमें अपीरियोडिक एब्सटिनेंस हटा दो, इसमें सारे सही हैं, कॉन्डम, डायफ्राम, कैप, वॉल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे सर्जिकल मेथड्स हटा दो, ऑप्शन सी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस में ना आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो, हर ऑप्शन में फटाफट वो देख लो जो गलत है, तो फिर चारों को नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, diaphragm, cervical cap and vaults are barriers made up of rubber, तीनों सही हैं। diaphragm, cap and vaults are inserted into male reproductive tract, गलत है ना, सिली मिस्टेक होने के चांसेस, जल्दीबाजी में हम चाहे मेल लिखा हो फिर भी फीमेल पढ़ रहे हैं क्योंकि दिमाग में फीमेल चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह की गलती से बी अवेयर, ओके, यही सिली मिस्टेक्स हैं बच्चों। आप बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम सिली मिस्टेक्स कम कैसे करें, तो सिली मिस्टेक कम करने के लिए ना टीचर आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे, मतलब इस चीज के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। आपने उस कॉन्सेप्ट को पकड़ भी लिया है बहुत अच्छी तरह, बट फिर भी पढ़ते वक्त अगर आपका फोकस नहीं है तो सिली मिस्टेक होगी, यानी सिली मिस्टेक को सिर्फ और सिर्फ आप खुद इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन क्या है, सॉरी स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट, 2 है इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए असर्शन, reusable contraceptives are not foolproof method of contraception। क्यों भाई, ऐसा क्यों, देखिए रीजन क्या दिया है, diaphragm, cervical cap and vault are barrier which prevent conception by blocking entry of sperm through cervix। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, रीजन में जो स्टेटमेंट है वो सही लिखा है कि ये तीनों बैरियर्स हैं तो ये सर्विक्स से स्पर्म्स की एंट्री को रोक देते हैं। बट फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो गलत है ना बच्चों, नॉट फुल प्रूफ मेथड। देखना जरा एनसीईआरटी में ऐसी कोई लाइन लिखी है क्या कि दे आर नॉट द फुल प्रूफ मेथड, हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
दे आर द वेरी गुड मेथड, इवन मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। ठीक है, ये कोई मतलब इस लाइन से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये इसलिए लिखा है क्या क्योंकि इसका ड्रॉबैक है कि अगर वियर एंड टीयर हुआ तो ये कॉन्ट्रासेप्शन नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया इन्होंने, तो हमें उसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मानना पड़ेगा। यस, इट इज अ वेरी गुड कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड वेरी कॉमनली। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते आपकी दिस इज नॉट फुल प्रूफ मेथड, तो ये तो गलत हो गया, ये सही है। assertion is ये क्या हुआ, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, assertion is false एंड ये ट्रू। क्यों भाई, इन्होंने इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि ये ट्रू है, रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट फुल प्रूफ मेथड। बच्चों फुल प्रूफ मेथड वाला ये जो वर्ड है ना, एक बार देखना वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी में ऐसा कुछ लिखा है क्या? जहां तक मुझे लग रहा है सर्जिकल मेथड्स आर एडवाइज्ड एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। अगर नहीं दिया है इस क्वेश्चन में ऑप्शन, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग ये assertion इज रॉन्ग और रीजन इज ट्रू होना चाहिए था। हो सकता है नीट में भी आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करें, तो उस केस में देन यू हैव टू गो विद दिस ऑप्शन कि भाई दोनों ट्रू हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों यहाँ पर दोनों को ट्रू मान लिया? इसको इस वे में शायद ट्रू मान लिया होगा कि नॉट फुल प्रूफ का मेथड की परमानेंट मेथड नहीं है। ठीक है, इसका ज्यादा सही वर्ड होना चाहिए था कि रियूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि ये सिर्फ कभी जब यूज हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन तब इन्हें यूज करना पड़ेगा, बार बार यूज करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस। ठीक है, तो उस सेंस में इसको इन्होंने ट्रू माना है, तो ठीक है भाई हम ऑप्शन बी कर देते हैं। ठीक है, बाकी डोंट वरी, आप देखना, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए मैं इंटेंशनली लेती हूँ ऐसे क्वेश्चन जिससे आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो, सीखो भी कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। बट आप PYQs जब भी करते हो, आपने हमेशा देखा होगा, आप कभी भी इस तरह के अटकते नहीं हो, क्योंकि PYQs मतलब नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो हमेशा इसको ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो सीधा NCERT से उठाए हुए हों और उनमें ना अननेसेसरी के कंफ्यूजन्स नहीं हो। तो इसलिए आप उसके लिए डोंट वरी, आप जब करते हो बुक में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप PYQs में देखना आप कभी इस तरह की चीजों में नहीं उलझोगे, क्योंकि ऐसी उलझन होती ही नहीं है वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट इज ट्रू फॉर IUDs। अब बैरियर्स के बाद आते हैं अगेन अ वेरी मोस्ट कॉमनली यूज मेथड। इसमें तो एक लाइन लिखी भी है, नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, दे आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ठीक है, हो सकता है हमें सोचने पर लगे कि बैरियर्स कॉन्डम्स आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, बट नहीं बच्चों, क्योंकि कॉन्डम्स को बार बार यूज करना पड़ता है बैरियर्स को, जबकि IUDs में एक बार IUD लगाने के बाद जो भी उसका टाइम पीरियड है, कुछ 6 मंथ के लिए होती है, कुछ 3 years के लिए भी होती है इफेक्टिव, तो उसके बाद बार बार ना तो बैरियर यूज करना होता है, ना कोई पिल लेनी होती है। दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया। ठीक है, अब IUDs की फुल फॉर्म तो सबको पता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब इसमें 3 क्लासिफिकेशन याद रखने हैं, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, कंफ्यूजन होता है तो एक बार जाके पढ़ लो, बहुत लॉजिकली वहां पे मैंने समझा रखा है कि एक तो होती है नॉन मेडिकेटेड, जैसे कि लिपिस लूप, वो क्या करती है, वो यूट्राइन वॉल में जब इंसर्ट करते हैं तो यूट्राइन वॉल की सेल्स को स्टिमुलेट करती है और फेगोसाइटिक नेचर की बना देती है। तो जब भी कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म घुसने की कोशिश करेंगे, वो स्पर्म्स को खुद यूट्राइन वॉल ही स्पर्म्स को खा जाती है। दिस इज नॉन मेडिकेटेड IUD लिपिस लूप। ठीक है, फिर इससे थोड़ी एडवांस बनाई गई कॉपर रिलीजिंग IUD, क्योंकि कॉपर का नेचर होता है स्पर्मिसाइडल, या तो वो स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम कर देता है कॉपर, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखो, स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम कर देता है या उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, और कुछ केसेस में स्पर्मिसाइडल भी है, यानी स्पर्म्स को किल कर देता है। ठीक है, तो अगर यूट्रस में एक कॉपर रिलीजिंग डिवाइस लगी हुई है वॉल में कहीं भी, है ना, 3D में आप इमेजिन करें, यूट्रस में कहीं भी एक डिवाइस लगी हुई है और उससे लगातार धीरे धीरे कॉपर आयंस रिलीज हो रहे हैं, तो उससे फीमेल यूट्रस को तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर होता तो फिर हम इसको कॉन्ट्रासेप्टिव ही नहीं बनाते, बट दिस कॉपर हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द स्पर्म। तो सिंपली ये भी क्या हो गई, IUD हो गई, कॉन्ट्रासेप्शन करेगी। एंड इससे भी एक एडवांस बनाई गई हार्मोन रिलीजिंग IUD, जो आजकल सबसे ज्यादा यूज होती है। उनमें जो डिवाइस लगा रखी है यूट्रस में, वो धीरे धीरे हार्मोन को रिलीज करती है, तो फीमेल के ब्लड में लगातार उस हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी रहती है। कौन सा हार्मोन होता है बताओ, वो हार्मोन रिलीजिंग IUD में बहुत बार क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखो, या तो उसमें होता है प्रोजेस्टेरॉन या फिर होता है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, यानी प्रोजेस्टेरॉन तो जरूरी है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, याद करो, अगर फीमेल ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन की कॉन्सेंट्रेशन हाई बनी हुई है, जो कि एक्चुअल ल्यूटियल फेज में होता है, तो हाई जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना बच्चों, भाई एक तरह से आप सोचो, थोड़ा सा कोरिलेट करो कि जब एक फीमेल में साइकिल के दौरान फॉलिकुलर फेज आएगी, तब प्रोजेस्टेरॉन डाउन जाना चाहिए था, FSH LH बढ़ा हुआ होना चाहिए था, तभी तो ओव्यूलेशन होगा, फॉलिकल डेवलप होंगी, ओवम बाहर निकलेगा।
तो होता क्या है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई बना रहता है तो फीमेल में सब चीजें तो हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रुका, लेकिन जो ओवरी जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर नहीं हुई, उसने वो नहीं बनाया, ओव्यूलेशन नहीं किया। ग्राफियन फॉलिकल अगर मतलब अलग अलग, इसमें डिपेंड करता है कितनी कॉन्सेंट्रेशन है प्रोजेस्टेरॉन की, तो आप तो आपके लेवल पर यूं समझ लो कि इट इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये कोशिश करती है कि ओव्यूलेशन ही नहीं हो, सब कुछ साइकिल चल रहा है पर ओवम बाहर नहीं आया। अगर ओवम एम्पुला में आया ही नहीं, कॉपुलेशन में कितने भी स्पर्म्स जाएं कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट अगेन इसमें कई बार ऐसा होता भी है कि प्रोजेस्टेरॉन की कॉन्सेंट्रेशन अंदर उधर हुई और ओव्यूलेशन हो गया, तो फिर ये सेकंड इफेक्ट क्या डालती हैं, सेकंड इफेक्ट ये डालती हैं कि ध्यान से सुनना, प्रोजेस्टेरॉन का जो हाई लेवल रहेगा ना फीमेल ब्लड में, वो हमेशा सर्वाइकल म्यूकस को थिक बनाता है। सर्विक्स में, यूट्रस के नैरोमोस्ट पार्ट सर्विक्स में म्यूकस होता है, तो म्यूकस हमेशा जब हमारा ओव्यूलेशन टाइम होता है ना, ओव्यूलेशन टाइम में जब फर्टाइल पीरियड है तब तो म्यूकस थिन होता है, नेचुरल प्रोसेस। थिन म्यूकस से क्या होगा, स्पर्म इजीली एंटर करेंगे, प्रेगनेंसी पॉसिबल है। और जब ल्यूटियल फेज चल रही होती है, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, तो वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है कि वहां ओवम है ही नहीं, तो स्पर्म्स जाके भी क्या करेंगे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी ने प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ा रखा है और सर्वाइकल म्यूकस थिक है, तो स्पर्म्स की एंट्री कम, स्पर्म्स की मतलब एक तरह से आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है, इट मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स, लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है क्या, मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स, ये रहा सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। यहाँ पे हॉस्टाइल वर्ड का मतलब है अनफेवरेबल, लिख लेना अन, अगर किसी को नहीं पता। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी करना, हॉस्टाइल बनाना मतलब बंधक बनाना, उसको अनफेवरेबल सिचुएशंस देना, ठीक है। तो या तो इन्होंने ओव्यूलेशन रोक दिया हार्मोन्स ने, अगर हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बना हुआ है फीमेल के ब्लड में, या फिर उन्होंने साथ में उन्होंने सर्वाइकल म्यूकस को भी थिक कर दिया। एंड थर्ड, एक और सबसे अच्छा इफेक्ट जो और किसी भी मतलब हार्मोन वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ही होता है, बैरियर वगैरह किसी में भी नहीं होता, वो है कि ये जो आईयूडीज है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है या पिल्स हैं, ये क्या करती हैं, ये यूट्रस में इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देती, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है, मोड ऑफ एक्शन है, वो अभी तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बट ये कुछ ऐसा चेंज करती हैं यूट्राइन वॉल में, जिससे अगर मान लो किसी वजह से स्पर्म एंटर कर भी गए, ओवम भी था, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो जो फर्टिलाइज्ड जायगोट है, जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, वो इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगी यूट्रस में। तो मतलब दे आर वेरी, आप कह सकते हो कि यस दे आर फुल प्रूफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, की यहाँ पर गलती के चांसेस नहीं है, ठीक है। ज्यादातर अगर कोई भी हार्मोन वाली डिवाइस कोई फीमेल यूज कर रहे हैं तो वहां पर कॉन्ट्रासेप्शन मेंटेन रहता है, ठीक है। तो उस वाला क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा सा कोरिलेट हो गया कि वहां पर उसे फुल प्रूफ इसलिए नहीं माना था क्योंकि वहां लीकेज के चांसेस थे, वेयर एंड टियर के चांसेस थे, बट यहाँ पर एकदम हाई मैकेनिज्म है, तो इसलिए इट इज दे आर द फुल प्रूफ मेथड्स, ठीक है। क्लियर है क्या। तो ये तीनों मोड ऑफ एक्शन जो मैंने बताए हैं आपको एकदम अच्छे से पता होने चाहिए, पढ़ाते वक्त भी बताए थे। एंड डू रिमेंबर, सेम तीनों मोड को तुम यहाँ भी लगा दो। जो नेक्स्ट मेथड है ना आईयूडीज के बाद कॉन्ट्रासेप्शंस का, ओरल पिल्स, ओरल पिल्स में भी तीनों मेथड एज इट इज, मोड ऑफ एक्शन ओरल पिल्स का क्या है भाई, यहाँ पर आईयूडी कहाँ लगी हुई थी, यूट्रस में, वो धीरे धीरे हार्मोन को ब्लड में रिलीज कर रही थी। इसमें ओरल पिल्स, डेली फीमेल पिल खा रही है या वंस इन अ वीक पिल खा रही है, उसकी वजह से उनका बॉडी का जो हार्मोनल लेवल है, अगर आप सहेली पिल को हटा दें तो जो पहले जो पिल्स होती थी उनमें तो प्रोजेस्टेरॉन ही होता था, तो अगेन वही सेम की हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बना रहेगा और वो तीनों तरह से कॉन्ट्रासेप्शन को मेंटेन करेगा। जब इन पिल्स को लेना रोक देंगे या जब उस आईयूडीज को हटा देंगे तो वापस से रिवर्सिबल इफेक्ट है, वापस से शी कैन कंसीव, ठीक है। क्लियर है क्या। तो इसमें आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ क्योंकि ओरल पिल्स डेली बेसिस पर लेनी पड़ती थी तो उनके साइड इफेक्ट्स देखे गए, तो फिर CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने एक ऐसी पिल बनाई, दैट इज सहेली, जिसमें स्टेरॉइड नहीं है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता, बल्कि उसी की तरह काम करने वाला एक दूसरा केमिकल सेंटक्रोमन जिसको कहते हैं, वो आपकी बुक में नाम नहीं दिया है, वो होता है, जिसकी वजह से सेम इफेक्ट होते हैं बट साइड इफेक्ट नहीं होता। ये नॉन स्टेरॉइडल हो गया और वीक में एक ही बार लेना पड़ता है, फ्यूड साइड इफेक्ट्स, बट कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी तब भी हाई है। इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, इन सब को हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं, यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम, ओके। कुछ चैप्टर्स को जब रिवाइज करते हो तो डिटेल में कर लिया करो एक बार करके, उसके बाद खत्म हमेशा के लिए वो चीज। तो आईयूडीज के लिए पूछा है, अच्छा हाँ, आईयूडीज को कभी भी सेल्फ इंसर्ट नहीं करते, जैसे बैरियर्स को तो सेल्फ यूज करते हैं, बट आईयूडीज को हमेशा किसी डॉक्टर से या फिर नर्स जो है एक्सपर्ट, उन्हीं से लगवाई जाती है, ठीक है। They are inserted by expert nurses, yes. They may be non-medicated, copper releasing, hormone releasing, yes.
दे आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया, यस दे आर इंटर यूटराइन डिवाइस, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ध्यान रखना है, इंट्रा है, यूट्रस के अंदर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, ट्रू पूछा है, तो ट्रू में क्या हुआ, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैच द कॉलम, फटाफट बताओ। अच्छा हाँ, एग्जाम्पल्स, अगर इस चैप्टर से एग्जामिनर को मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन पूछना है तो वो डेफिनेटली इसमें से पूछेगा, ये वाला पार्ट। मोड ऑफ एक्शन पे तो फिर भी कम आता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स पे आप देखना लास्ट 10 ईयर्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है। कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसको याद कैसे रखोगे बच्चों, लिपिस लूप सबसे पहले बना, तो ये तो नॉन मेडिकेटेड है। कॉपर रिलीजिंग में देखो तुम, कॉपर वर्ड आ रहा है, कॉपर टी शेप की होती है, कॉपर 7, इसको तुम कैसे याद रखोगे, इसमें 7 आ रहा है ना, तो कॉपर 7 से मल्टी लोड 375, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, मल्टी लोड को हम समझ नहीं पाते कि हार्मोन्स में रखें या कॉपर में रखें, तो 7 आ रहा है, कॉपर 7 से याद रखो, ये भी इसमें आएगा, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग को कैसे याद रखोगे, ये तो बहुत इजीली याद रहता है, प्रोजेस्टासर्ट। एलएनजी की अगर तुम्हें फुल फॉर्म पता है, दैट इज लीवोनॉर्जेस्ट्रिल, लिख लेना एनसीईआरटी में, लीवोनॉर्जेस्ट्रिल, और ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन ही है बच्चों, प्रोजेस्ट्रॉन सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन है, इससे ये डिवाइस बनाई जाती है, तो इसलिए एलएनजी क्या हुआ, हार्मोन रिलीजिंग हुआ, ठीक है। चलिए तो मैच करो फटाफट, प्रोजेस्टासर्ट को किससे मैच करूं, प्रोजेस्ट्रॉन यानी हार्मोन रिलीजिंग, सहेली, सहेली है वंस अ वीक पिल, लिपिस लूप नॉन मेडिकेटेड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एक नेचुरल मेथड है। ए का सेकंड, बी का 1, ए सेकंड बी 1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर 7 है क्या, मल्टीलोड 7 है क्या, नहीं। आईयूडीज डिक्रीज फेगोसाइटोसिस, डिक्रीज करती है क्या, वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, और वैसे भी सभी आईयूडीज फेगोसाइटोसिस नहीं करती। ओवरऑल दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, बोथ आर इनकरेक्ट, ये रहा, यहां पर है ऑप्शन ए, डन। नेक्स्ट, अब वापस अगेन मैच द कॉलम, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में एक रखना है लिपिस लूप, हार्मोन रिलीजिंग में ये रहे दो, प्रोजेस्टासर्ट और एलएनजी, और ये तीनों हैं कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं, ए का 1 है, बी में 2 3 4, ये क्या हुआ, सॉरी सी में है 2 3 4, सी में ये रहा, देखो सबको मैच करने की जरूरत नहीं है, मैंने सी देख लिया कि सी में 2 3 4 यहाँ पर ही है ना, तो बाकी सब सही होंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डन। थोड़ा बहुत कोशिश करो, जब तुम मैच द कॉलम करते हो, मैं तो यहाँ तुम्हें एक एक ऑप्शन इसलिए बताती हूँ कि तुम्हारा रिवीजन हो जाए, बट जब तुम टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करते हो कि इतने समय में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, तो वहां पर मैच द कॉलम ही वो क्वेश्चन है जहां तुम अपना समय बचा सकते हो। अभी नीट 2024 में हुआ ना, 40 क्वेश्चंस मैच द कॉलम टाइप थे पेपर में, 90 में से 40 क्वेश्चन, आप सोचो मतलब ठीक है 100 पूछे जाते हैं तो उसमें से 40 क्वेश्चन मैच द कॉलम थे, तो बहुत जल्दी से पेपर हो गया बच्चों का। और मैच द कॉलम में भी ऐसा था, जो फर्स्ट ऑप्शन, अगर फर्स्ट ऑप्शन आता है तो उसी से मैच हो रहा था, सारे नहीं मैच करने पड़ रहे थे, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पेपर शुड बी बैलेंस, हर तरह के क्वेश्चन होने चाहिए, सब बच्चे उसको अटेम्प्ट कर सके, ठीक। नाउ व्हाट रोल डू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पिल्स यानी सिंपली कोई भी ऐसी मेडिसिन जो ओरली ली जाती है, तो ओरल पिल्स की बात हो रही है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एज वेल एज इम्प्लांटेशन, यस। दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, बिल्कुल ठीक। दे प्रिवेंट द इजैक्यूलेटेड सीमेन, they prevent the ejaculated semen from entering the female vagina. how it prevent, ये तो बैरियर्स का काम है, ये प्रिवेंट थोड़ा ना करती है, एंटर तो होने देंगे, तो आईयूडीज है वहां लगी हुई हैं, या पिल्स हैं, पिल्स कैसे रोकेंगी, तो इट डू नॉट प्रिवेंट द एंट्री, इट डज नॉट प्रिवेंट द एंट्री, बल्कि ये क्या करती हैं, ये बाकी मैकेनिज्म करेंगी, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करके रखेंगी, स्पर्म्स को पहुंचने नहीं देंगी, या इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस को तो किसी भी तरह से इनहिबिट नहीं करती हैं, सो आंसर हो गया ए एंड बी, ऑप्शन सी, ठीक है। विच कैन बी यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो, वैसे पढ़ाया हुआ है मैंने, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप पढ़ते हो उनमें से हर वो कॉन्ट्रासेप्टिव जहां पे हार्मोन्स के बेस पर काम हो रहा है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव और रह गया इम्प्लांट, ओरल के बाद एक और दे रखा है इम्प्लांट, है ना भाई। आईयूडीज जो है उनसे भी और इफेक्टिव डिवाइस है कि ठीक है आईयूडीज लगवाने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो और एडवांस हो गया मेडिकल साइंस में, इम्प्लांट्स बना दी, छोटी छोटी ऐसे 6 रॉड्स होती है ना, मैच रॉड क्या होती है, मैच स्टिक जैसी स्टिक्स होती हैं, उनको स्किन में, स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है, एक हल्की फुल्की सी प्रोसीजर होता है उसके थ्रू, तो वो ये स्टिक्स है जिनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन भरा हुआ है, तो धीरे धीरे ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती रहती है, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो वही सेम मोड ऑफ एक्शन जो 3 मैंने आपको बताए, ठीक है।
तो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो, और हाँ इम्प्लांट्स के साथ इंजेक्शंस, और किसी को इम्प्लांट लगवाने में भी प्रॉब्लम है तो 6 मंथ के लिए इफेक्टिव इंजेक्शन आता है, 3 मंथ के लिए इफेक्टिव इंजेक्शन आता है कि एक बार इंजेक्शन लगवा लिया तो उससे अब इतने समय तक प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जहां पर हॉर्मोन्स यूज हो रहे हैं, जहां पर हार्मोन यूज हो रहा है। हार्मोन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन से हुए, ये तुम्हें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। हार्मोन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हुआ फर्स्ट हार्मोनल आईयूडीज, सारी आईयूडीज नहीं, सिर्फ हार्मोनल आईयूडीज। सेकंड ओरल पिल्स हो गई, चाहे वो स्टेरॉइडल हो चाहे नॉन स्टेरॉइडल हो। ठीक है, थर्ड कौन सा हो गया, थर्ड हो गया इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शंस। इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शंस को एक साथ ही लगते हैं हम चार्ट में, तो मैंने यहाँ साथ में लिख दिया। तो व्हाट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि अगर कॉपुलेशन के दौरान कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया था एंड दे डू नॉट वांट प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर सेफ पीरियड में है तब तो प्रेगनेंसी का चांस है ही नहीं, बट अगर फर्टाइल पीरियड में है एंड उसको बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, जब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया तो दैट इज कॉल्ड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, बट द कपल डू नॉट वांट प्रेगनेंसी, तो फिर क्या ऑप्शन है? तो मेडिकल साइंस कहता है कि आफ्टर कॉपुलेशन स्पर्म्स को ओवम को फर्टिलाइज करने में या जो भी चेंजेस होंगे, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो 72 आवर्स लगते हैं। अगर विद इन 72 आवर्स क्या करें, अगर विद इन 72 आवर्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले ली जाए तो वो क्या करेगी, वो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को हाई कर देगी और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देगी। तो कौन कौन सी हुई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये सब, इनमें से कुछ भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज किया जा सकता है। सबसे इजी है पिल लेना, तो इसलिए मोस्ट कॉमन पिल है। अदरवाइज अगर हार्मोनल आईयूडी इंसर्ट करवा लो विद इन 72 आवर्स वो भी काम कर देगी, इम्प्लांट या इंजेक्शन लगवा लो वो भी काम कर देगा। ठीक है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखना है आपको, एंड यस दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द रेप केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी। कब जरूरत पड़ती है, या तो रेप केसेस में या अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, प्रोजेस्ट्रोजन। अच्छा, प्रोजेस्ट्रोजन क्या है बच्चों? प्रोजेस्ट्रॉन को ही जब उसको लेबोरेटरी में जो सिंथेटिक बनाया जाता है उसको प्रोजेस्ट्रोजन कह देते हैं। ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रोजन मतलब तुम तो यूं समझ लो प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रोजन सेम है। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो डी कर दूं मैं, ये तो होगा ही नहीं इमरजेंसी में, तो ए एंड बी बोथ। ठीक है, सिंपल। अगर यहाँ लिखा होता ओरल पिल्स उसको भी हम ले लेते, अगर लिखा होता हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी उसको भी हम ले सकते थे, इम्प्लांट एंड इंजेक्शन उसको भी ले सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको नसबंदी कहते हैं, दैट इज वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। ये टर्मिनल मेथड मतलब ये सिर्फ वही कपल्स यूज करते हैं इस मेथड को विच डू नॉट वांट एनी मोर प्रेगनेंसीज। बाकी सब तो रिवर्सिबल हैं बट दिस इज इरिवर्सिबल मेथड। अगर एक बार वेसेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी करा लिया तो उसके बाद अब प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस तरह की सर्जरी में देखो इसमें बायलैटरल होती है, या तो एक कपल में या तो मेल करा लो या फीमेल करा लो। अगर मेल करा रहे हैं तो उनके दोनों वास डेफरेंस को कट करके ऐसे लाइगेट कर देते हैं, तो देखो स्पर्म्स तो बनेंगे पर स्पर्म्स यहाँ नहीं पहुंचेंगे। सीमेन भी बनेगा, सीमेन बनना बंद थोड़ी ना हुआ है, दोनों ग्लैंड से आराम से सारा फ्लूइड सिक्रीट कर रही हैं। सीमेन इजैक्यूलेट भी होगा, इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन द सीमेन विल बी स्पर्म फ्री, तो देयर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। या मान लो फीमेल ने कराया है तो फिलोपियन ट्यूब के इस्थमस वाले पार्ट को लाइगेट करते हैं दोनों तरफ से, तो इस केस में क्या होता है, मेल का जो सीमेन आएगा उसमें तो स्पर्म्स होंगे बट स्पर्म्स कभी इस्थमस को क्रॉस करके एम्पुला तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ओवम भी बनेगा, ओवम अपनी जगह पे भी आएगा, स्पर्म भी हैं, स्पर्म भी आ रहे हैं, लेकिन स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोनों ही मेथड्स में हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स को रोक दिया, एक में यहां पर रोक दिया, एक में यहां पर रोक दिया। ठीक है, ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स नॉट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है ना, टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। एंड ये क्या करता है, ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन यानी प्रिवेंट प्रेगनेंसी यानी कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, चलिए तो क्या पूछा है आपसे, अच्छा वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी को कलेक्टिवली स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, स्टेरिलाइज यानी स्टेराइल बना दिया एक तरह से हमने उस कपल को। ठीक है, एक और स्टेरिलाइजेशन होता है वो माइक्रोब फ्री बनाना, किसी जगह को स्टेरिलाइज करना। ठीक है, दोनों में स्पेलिंग सेम ही है, एस लिखो चाहे जेड लिखो एक ही बात है, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। इट इज एडवाइज्ड फॉर फीमेल्स एज अ टर्मिनल मेथड, क्यों भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अरे सॉरी ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया, वेसेक्टॉमी मेल में की जाएगी ना कि फीमेल में,
In vasectomy, a small part of vas deferens is removed or tied by blocking gamete transport, therefore preventing conception. Assertion false, reason true, यानी ऑप्शन डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करता है? इनमें से क्या करेगा? ओहो, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन भी दिया और प्रिवेंट ओव्यूलेशन भी दिया है, तो फिर देखना पड़ेगा. रुको अभी देखते हैं. कॉन्डम्स को किससे मैच करें? ये रहा, बैरियर है तो प्रिवेंट कर देगा, स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएंगे. ठीक है. वेसेक्टोमी को किससे में करें? अभी बताया, सीमेन तो आएगा लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे. कॉपर, अब बचा कॉपर टी और पिल. तो बताओ कॉपर टी में से क्या कर सकता है? अरे ये क्वेश्चन ही गलत है बच्चों, ये क्वेश्चन ही गलत है. इसमें क्या हुआ? ऑप्शन सी मैच नहीं कर रहे, है ना. इसमें हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इसमें जरूर कुछ मिसप्रिंट हुआ है. चलो मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ. अगर अकॉर्डिंग टू कुछ ऑप्शन कर सकती हूँ तो मैं, डोंट वरी, इस तरह की गलतियां नहीं होंगी वहां पे एग्जाम में. बी का 1 है, सी का 4th है ना. बी का 1 है, सी का 4th है, ए का इन्होंने 3rd बोला है. ठीक है भाई. पिल प्रिवेंट ओव्यूलेशन, तो कॉपर टी को यहाँ पर तुम कर दो. कॉपर टी क्या करेगा? सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी. ठीक है. तो इसको हम मैच कर देते हैं सेकंड से, डी सेकंड. अब हो जाएगा ऑप्शन बी. डेफिनेटली गलती है क्वेश्चन में. ठीक है. अगर इस तरह का क्वेश्चन बाई चांस आता है तो यू विल गेट बोनस मार्क. बाकी अच्छे से प्रूफ रीडिंग होती है तो इस तरह की गलतियां यूजुअली नहीं होती. ठीक है. चलिए, तो ये हो गए बच्चों आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्वेश्चंस पूरे. अब आता है इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक. इस चैप्टर को हम एक ही बार में कंप्लीट करेंगे, है ना. इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सब में से एक एक दो क्वेश्चन है. अब जो टॉपिक्स है उनमें से तो है ना हमारे पास टाइम. यस, वी हैव टाइम नाउ. ठीक है. चलिए, तो एमटीपी पर आ जाते हैं. एमटीपी सिंपली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको इंटेंशनल टर्मिनेशन यानी इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहा जाता है. मिसकैरेज नहीं है, नेचुरली नहीं हुआ है, इंटेंशनली करवाया गया है. सो इंड्यूस्ड अबॉर्शन. रीजंस तो मैं वैसे अबॉर्शन पे अब काफी वो मतलब यूं कह सकते हैं आपकी लीगलाइजेशन हो गया कि किन केसेस में लीगल है, किन केसेस में नहीं है. तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कब लीगलाइज किया. एक तो इसे 1971 में. ठीक है. कब एमटीपी अलाउड है? तो आप सबको पढ़ाया हुआ है मैंने, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना. वही अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस की वजह से अगर हुआ है, क्योंकि अगर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस की वजह से हुआ है तो वो मिसयूज नहीं है. कि मतलब एक तरह से देखो, इसको तुम यूं समझना कि जो मेल फीमेल का पता चलता है ना, वो या तो एमनियोसेंटेसिस से चलता है या जो 3 मंथ्स के बाद सोनोग्राफी होती है उससे चलता है. ठीक है. तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोई एमटीपी कराना चाहता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ऐसा नहीं कि पूरा हो चुका है उसके बाद, उसके अंदर अंदर करवाना है, क्योंकि इसका मतलब अभी उन्हें पता ही नहीं है कि मेल है या फीमेल है. एमनियोसेंटेसिस तो बैन है और सोनोग्राफी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लीट होने के बाद होगी. तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोई अबॉर्ट करवा रहा है तो उसका सिंपली मतलब है या तो अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस की वजह से वो प्रेगनेंसी हो गई है, या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया था उसके फेलियर की वजह से हो गई है, या रेप केसेस की हो सकती है. ठीक है. तो दीज ऑल आर अलाउड. ठीक है. देन या फिर यस, फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे केसेस भी आए जहां पर है ना सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाकर पता चला कि यार ये जो प्रेगनेंसी है इट कुड बी फेटल टू मदर या तो टू फीटस, कोई ऐसा डिसऑर्डर पता चल गया. तो फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस भी अलाउड कर दिए. ठीक है. कि अगर मदर या फीटस या दोनों की जान को खतरा है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो करा ही सकते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी अलाउड है. बट उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नए रूल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं. एक पुराने एडिशन में यहाँ पर ये छोटा पैराग्राफ था, अब इसको चेंज किया है. तो तुम देख लो तुम्हारे पास जो एनसीईआरटी है उसमें क्या लिख रहा है. इसमें लिख रहा है कि अगर कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट करवा रहा है विद इन 12 वीक, तब तो उसे एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन चाहिए. मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब रजिस्टर्ड डॉक्टर. बट अगर कोई सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करवा रहा है तो उसको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की परमिशन लेनी, मतलब दोनों का ओपिनियन और परमिशन चाहिए. और वो सिर्फ कब पॉसिबल है, ये जब कंटिन्यूएशन से रिस्क हो, किसको, मदर को या फीटस को, तब ही सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसीज अलाउड है. ठीक है. क्लियर है. क्योंकि फिर बहुत हद तक चांसेस है ना उसके मिसयूज करने के इलीगली, कि वो उनको पता चल गया फीमेल है और फिर इसके लिए वो करवा रहे हो. तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है मतलब इसके तब, मतलब पर अगेन वही बच्चों आपने बहुत पढ़ा होगा, इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया कि अगेन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसा कर रहे हैं जो इलीगली अबॉर्शंस करते हैं, फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर उनके लाइसेंस ही कैंसिल होते हैं सीधा. ठीक. चलिए, तो एमटीपी इज प्रैक्टिस्ड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड फीमेल चाइल्ड. गलत.
गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और रेप, यस। डिक्रीज पॉपुलेशन साइज, नहीं, पॉपुलेशन साइज को ठीक है, एमटीपी से पॉपुलेशन कम हुई है, लेकिन वो कोई उसके लिए एक एथिकल मेथड नहीं है कि पॉपुलेशन कम करना है तो एमटीपीज आर अलाउड। सो सिंपली ऑप्शन बी। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बोथ लिखा हुआ है, ज्यादातर ऐसा हो देखा होगा तुमने कि जिस क्वेश्चन में बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी लिखा हुआ है वहां पर वही सही ऑप्शन होता है, बट कभी कभी रेयरली ऐसा हो भी सकता है कि वो सही ऑप्शन ना हो, तो तुम्हें हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स पे ही रिलाई करना है, ठीक है। चलिए, विच ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए मैंने एमटीपी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। एसटीडीज में से देखते हैं, विच डिजीज इज कंप्लीट। अच्छा, एसटीडीज में आपको 2-3 चीजें एक बार बता देती हूँ क्या क्या ध्यान रखनी है। एक तो एसटीडीज का दूसरा नाम, अच्छा आजकल एसटीडीज को डिजीज ना कह के इन्फेक्शंस कहते हैं, एसटीआई कहते हैं। पुरानी एनसीईआरटी में एसटीडी था, अब एसटीआई हो गया है, ठीक है। वेनरल डिजीजेस भी कहते हैं इनको, ये भी वीआई होना चाहिए था फिर तो, वेनरल इन्फेक्शंस है ना, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी कहते हैं इनको। इसमें एक तो ये पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन सी वायरल एसटीडीज हैं, कौन सी बैक्टीरियल है, तो यहाँ पर नहीं दे रखा, बट तुम लेक्चर में जाके देख लेना, मैंने इन सबके पैथोजेंस बताए हुए हैं, ठीक है। तो वायरल एसटीडीज में कौन कौन सी आती है, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, और एक एच से हेपेटाइटिस, एच से एचआईवी और एच से ही हर्पीज। तो ध्यान रखना ये जो ट्रिपल एच है ये तीनों वायरल भी हैं, मतलब वायरल एसटीडीज भी हैं, वायरल एसटीआईज भी हैं, और ये तीनों इनक्यूरेबल है बच्चों। अगर एक बार ये तीनों में से कोई भी एसटीडी किसी को हो जाए तो उसका परमानेंट क्योर नहीं है, ओनली लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, क्योर नहीं है परमानेंट। तो क्वेश्चन आता है विच आर द इनक्यूरेबल एसटीडीज, तो आपको ट्रिपल एच याद रखना है, हर्पीज, एचआईवी एंड तीसरा कौन सा था, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस में भी टाइप होते हैं एबीसीडी, उनमें से बी ही सिर्फ लीथल है, जानलेवा है, फेटल है। फेटल या लीथल मतलब जिसका इलाज नहीं है, जिससे लास्ट में डेथ हो जाएगी। ओके, डन है क्या। देन हर्पीज भी कई तरह का होता है, एक सिंपली हैंड्स वगैरह में हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे जेनाइटल हर्पीज की बात हो रही है, ओके। ये इनक्यूरेबल है, ये जो कहाँ गया, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और हर्पीज, ठीक है। बाकी जो है उनमें और कोई नाम दे रखे हैं क्या तुम्हारी बुक में, थे तो सही, कहाँ गए बाकी के एग्जाम्पल्स, कहाँ, ये ना देखो, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोन से होता है, बाकी बैक्टीरियल है, ठीक है, सब बता रखा है मैंने वहां पे, बाकी मुझे नहीं लगता तुमसे पूछेंगे। तो बस ये मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनक्यूरेबल कौन से हैं और वायरल कौन से हैं। तो देख लो क्या क्वेश्चन है, विच इज कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड टाइमली, सिफिलिस, क्योंकि एच 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 ये तीनों हटा दो, दे आर नॉट क्यूरेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी ऑफन पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसटीडी डू नॉट गो फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि इन डिसऑर्डर्स को हमारी सोसाइटी में सोशल स्टिग्मा मानते हैं, लोग डॉक्टर्स के पास जाने से डरते हैं, हेजिटेट करते हैं सिंपली। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम, और यस एसटीआईज में ऐसा भी होता है बच्चों की इनिशियली इनके सिम्टम बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं पर्सन इन पर, या कई बार तो आते ही नहीं है सिम्टम, इसलिए फिर आगे जाकर ये डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी कॉमन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन अर्ली स्टेज एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच टू द डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। बिल्कुल ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि एसटीडीज के लिए लोग क्यों नहीं जाते, क्योंकि एक तो सिम्टम्स नहीं समझ में आते और ये सोशल स्टिग्मा बना हुआ है। तो यस यहाँ पर दोनों सही हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक। गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द वन और मोर विच स्पेशली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। अच्छा ऐसा क्यों लिखा है, एक और चीज समझ लो यहाँ पे, वैसे तो पढ़ाया हुआ है, फिर से बता देती हूँ कि ये जितनी भी एसटीआईज के नाम हमने पढ़े उनमें से एचआईवी और हेपेटाइटिस, एचआईवी से एड्स होता है, एड्स जिसने ह्यूमन हेल्थ पढ़ा है उसको पता होगा, एड्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई इफेक्ट नहीं आता, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में रहता है वो वायरस, बट वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर अटैक नहीं करता। अटैक कहाँ करता है एचआईवी का वायरस, हमारे इम्यून सिस्टम पर, हमारी मैक्रोफेजेस पर, हमारी बी लिम्फोसाइट्स पर, सॉरी बी नहीं टी लिम्फोसाइट्स पर, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर, उन पर अटैक करता है, रहता वो सारे फ्लूइड्स में है बॉडी के, बट अटैक सिर्फ उन पे करता है। तो एक तो एड्स में सेक्स ऑर्गन्स अफेक्ट नहीं होते, और एक हेपेटाइटिस, नाम से ही पता चल रहा है हेपेटिक, लिवर, वो लिवर में अटैक करता है। अगेन हेपेटाइटिस बी का वायरस बॉडी के हर फ्लूइड में होता है, ब्लड में होता है, सलाइवा में होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फ्लूइड्स में होता है, बट अटैक उन पर नहीं करता। तो ये दो बीमारी ऐसी हैं, हेपेटाइटिस और एड्स, जिनमें सेक्स ऑर्गन्स अफेक्ट नहीं होंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के सिम्टम नहीं आएंगे। यस ये रिप्रोडक्टिवली ट्रांसमिट होगा क्योंकि इसके वायरस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, लेकिन इसके वायरस
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर अटैक नहीं करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि आपको बताना है वन और मोर विच स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन, तो वो दोनों डिजीज हटा दो तुम, एड्स हटा दो और हेपेटाइटिस बी दिया ही नहीं है, तो बस बाकी सब होंगे सिफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल वॉर्ड्स, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रहेगा अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी। अब आ गए हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में डेफिनेशन दी है कि कब हम किसी कपल को इनफर्टाइल मानते हैं, व्हेन यहाँ पर कहा दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। ठीक है, यानी अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, इसमें एग्जैक्टली नहीं लिखा बट थोड़ा टेक्निक स्टैंडर्ड जगहों पर लिखा रहता है कि फॉर 1 और 2 ईयर, अगर 2 ईयर्स तक भी दे हैव ट्राइड फॉर द चिल्ड्रन बट नहीं हो रहा है, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस है तो भी बेबी नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसा माना जाता है कि या तो मेल में या तो फीमेल में कोई प्रॉब्लम है। फिर टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। यहाँ कुछ रीजंस दिए हैं कि इनफर्टिलिटी को भी हमारी सोसाइटी में ऐसा बनाया हुआ है कि भाई ये कोई बहुत बड़ा इशू है, बट ऐसा नहीं है। ये भी एक मिथ है कि फीमेल में ही प्रॉब्लम होती है, ये भी गलत है, किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस प्रॉब्लम के पीछे कोई फिजिकल कारण हो सकता है, कुछ कॉन्जेनाइटल जेनेटिक भी हो सकता है, डिजीज हो सकती है कोई, जैसे STIs हो गई, कुछ दवाइयों के भी ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिनको लॉन्ग टाइम तक अगर कोई ले रहा हो, दे कैन कॉज इनफर्टिलिटी। इम्यूनोलॉजिकल एंड इवन साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस से भी इनफर्टिलिटी होती है। आजकल बोलते हैं कि स्ट्रेस बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं आगे जाकर कुछ सालों बाद ह्यूमंस का रिप्रोडक्टिव लाइफ अफेक्ट होगा। ठीक है, या हो रहा है। ओके, तो ये कुछ रीजंस हैं। तो फिर इनका ट्रीटमेंट क्या है इनफर्टिलिटी का? नॉर्मल नहीं, इसके लिए स्पेशल इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं। और इनफर्टिलिटी के जो ट्रीटमेंट्स ऑप्शन है उनमें ऐसा नहीं है कि उस पर्सन को क्योर कर दिया जाता है कि अगर उसमें स्पर्म की कमी है तो कुछ ऐसा कर दिया कि स्पर्म बनने लग जाएंगे, नहीं। ये असिस्टेड मेथड्स होते हैं। असिस्टेड मतलब जो कपल की इनफर्टिलिटी है वो इनफर्टिलिटी ही रहेगी, लेकिन उनको कुछ मेथड्स के थ्रू दे आर एबल टू कंसीव। या तो मेल की जो प्रॉब्लम है उसके लिए, जैसे मान लो स्पर्म्स की मोटिलिटी कम है तो उनका सीमेन कलेक्ट करके फीमेल में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। या फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, ओवम नहीं बन रहा तो किसी डोनर फीमेल का ओवम उनमें लगा दिया जाएगा। यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा तो इसी कपल का स्पर्म और ओवम लिया, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया और उस फर्टिलाइज्ड जायगॉट को एक थर्ड फीमेल में इम्प्लांट कर देंगे। अगर इन्हीं में पॉसिबल है, इसी कपल की फीमेल में, तो फर्टिलाइजेशन बाहर करवा के इनमें भी इम्प्लांट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, सबके अलग अलग इंडिकेशंस हैं कि क्या प्रॉब्लम है, पहले उसका पता लगना बहुत जरूरी है। फिर उसके अकॉर्डिंग दे हैव टू बी असिस्ट, उनको असिस्ट किया जाता है फॉर हैविंग द चाइल्ड। ठीक है, क्लियर? तो उसमें ये सारे मेथड्स बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन होता है कि यार किस मेथड में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो एक बार जाके लेक्चर देख लो। अगर तुम यहाँ पर देखो तो IVF तो सबको पता है। इन विट्रो वर्ड कब आता है बायो में? इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, यानी फर्टिलाइजेशन फीमेल में नहीं हो रहा है बल्कि हम लेबोरेटरी में करा रहे हैं, इसलिए इनको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है ना। अब मुझे नहीं लगता आप में से अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो सोच रहा होगा कि पूरा बेबी टेस्ट ट्यूब में बनता है। सिर्फ फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होता है। जायगॉट बन गया। अब जायगॉट से जब एम्ब्रियो बनना शुरू होता है तो या तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर यानी मॉरुला स्टेज में, मतलब मॉरुला स्टेज में ही अप टू 8 ब्लास्टोमियर या मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि उनको कब लग रहा है सेफ है। दोनों में से किसी भी स्टेज में इम्प्लांट कर देते हैं, मतलब निकालकर फीमेल में ट्रांसफर कर देते हैं एम्ब्रियो को। अगर ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अगर लेस देन 8 ब्लास्टोमियर इम्प्लांट कर रहे हैं तो उसको तो बोलते हैं ZIFT, जायगॉट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्योंकि याद करो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जब एम्ब्रियो 8 सेल्ड स्टेज में होता था तब वो फेलोपियन ट्यूब में था। तो अगर 8 सेल्ड स्टेज में उसे फीमेल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो फेलोपियन ट्यूब में ही करेंगे। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से उनको ट्रांसफर किया जाता है एम्ब्रियो को। ठीक है, कोई कट वगैरह नहीं लगाना होता, वेजाइना यूट्रस के थ्रू उस इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करके और फिर इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है, और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इम्प्लांट कर रहे हैं तो मोर देन 8 में फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आ चुका है तो हमेशा इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो IVF में फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? बाहर, फॉलोड बाय इधर ZIFT और IUD। ये सब एक ही मेथड के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, ZIFT में को आप मिक्स कर देते हैं GIFT के साथ, बिल्कुल नहीं करना। इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पर हम गेमीट को इंट्राफेलोपियन फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये मेथड में कोई इनविट्रो फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना हुआ है बच्चों। आप गेमीट को ट्रांसफर कर रहे हो तो फर्टिलाइजेशन तो अंदर ही होगा।
यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इफ अ फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम, अगर किसी फीमेल में ओवम नहीं बन सकता तो एक दूसरे फीमेल का ओवम लिया जाता है, आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है, मतलब उसको सीक्रेट रखा जाता है जिससे आगे जाकर प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो ओवम लिया जाता है और उस ओवम को फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में वही नॉन सर्जिकली ट्रांसफर कर देते हैं। और कुछ केसेस में क्या करते हैं कि जब ओवम को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ओवम के साथ स्पर्म्स का, जो इस कपल का मेल है उसके स्पर्म्स को दोनों का मिक्सचर बना के कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाए। सिर्फ ओवम को भी कर रहे हैं, फिर नेचुरल कॉपुलेशन हो रहा है, वो भी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ गेमीट्स का ट्रांसफर किया है, तो डू रिमेंबर GIFT इज नॉट द पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इन विवो फर्टिलाइजेशन ही हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। देन यहाँ पर एक और लिखा है, कई बार ऐसा भी करते हैं इस मेथड में कि अगर स्पर्म और ओवम या दोनों में से कोई एक या दोनों किसी और के भी लिए हैं तो उन दोनों को इन विवो फर्टिलाइजेशन भी करवाया जा सकता है, ठीक है। इन विवो का मतलब वही कि मान लो स्पर्म बन रहा है बट ओवम नहीं बन रहा, ओवम बन रहा है बट स्पर्म नहीं बन रहा, तो दूसरी चीज को फीमेल में डाल दिया और फिर अंदर ही फर्टिलाइजेशन होने दिया। मैंने कहा ना, इसमें मेन आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चंस करते वक्त कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, फुल फॉर्म पूछ रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर कभी कभार ऐसा पूछ लेते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो विच मेथड इज इंडिकेटेड, तो तुम्हें सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसमें भी कंफ्यूज होते हो तुम, ICSI देखो कितना ईजी है, नाम से पता चल रहा है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं हम, एक स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं, ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, अब ओवम के साइटोप्लाज्म में आपको स्पर्म इंजेक्ट करना है, तो ऐसा तो अभी इतनी हायर टेक्नोलॉजी हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए, बट अभी नहीं आई कि फीमेल में ओवम एम्पुला में पड़ा हुआ है और वहीं पर आप है ना उसके स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हो। पहले आपको फीमेल का ओवम निकालना पड़ेगा, उसी कपल का मेल का स्पर्म लेना पड़ेगा, लेबोरेटरी में कर रहे हो आप टेस्ट ट्यूब में, फिर क्यों ये कब करेंगे बताओ, हमें स्पर्म को क्यों इंजेक्ट करना पड़ रहा है, जब उसी कपल में स्पर्म भी बन रहा है ओवम भी बन रहा है, तो व्हाई वी हैव टू इंजेक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सा इंडिकेशन है, लो स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म खुद इतना मोटाइल नहीं है कि वो खुद ओवम तक पहुंच पाता, तो हमने उसको पहुंचा दिया, बट कहाँ पहुंचाया, ये सब लेबोरेटरी में किया जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि वो कौन से 2 मेथड्स हैं जिनमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक तो ये तो है ही टेस्ट ट्यूब बेबी वाला मेथड, एक ये ICSI में भी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, उसमें स्पर्म को आपने ओवम में इंजेक्ट किया, वहीं पर फर्टिलाइजेशन का वेट करते हैं, जब हो जाता है तो ईदर बाय ZIFT और IUT उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ऐसे लॉजिकली समझना है इन मेथड्स को, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनता है तो गलत नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं सिंपल तरह से तो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। रिवीजन में मैं आपको चाहती हूँ कि आप जितना हो सके चीजों को कोरिलेट कर लो अपनी नॉलेज को, और क्वेश्चंस अगर अच्छे क्वेश्चंस बने तो गलत नहीं हो आपके, ठीक, क्लियर हो गए सारे मेथड। AI शुरू में बताई थी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI का एक और नाम है IUI। कई बार स्पर्म्स के पहुंचने की सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए, वैसे तो AI में वेजाइना में इंसर्ट कर देते हैं, स्पर्म्स का इंजेक्शन दे देते हैं, बट कई बार यूट्रस में स्पर्म्स का इंजेक्शन देते हैं, इससे वो फटाफट पहुंच जाए, उनको वेजाइना से यूट्रस तक पहुंचने की मेहनत नहीं करनी पड़े, दैट्स इट, ठीक है। और हाँ, AI कब यूज करेंगे, व्हेन स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म मोटिलिटी कम है, तब तो साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन देना पड़ेगा, बट अगर सिर्फ स्पर्म काउंट कम है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कपल कैन बी असिस्टेड, ठीक है, डन। और कई बार AI में डोनर के स्पर्म्स भी यूज करते हैं, अगर उस कपल में मेल में स्पर्म्स नहीं है तो फिर कोई डोनर के स्पर्म्स भी लिए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो बताओ मुझे आंसर्स। Infertility is the inability to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation, बिल्कुल ठीक है। Infertile couples could have children using ART, ये भी बिल्कुल ठीक है, both are correct, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी, अभी देखे थे हमने, ड्रग्स, कॉन्जेनाइटल, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, डिजीज, ये गलत है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो इंटेंशनली यूज कर रहे हैं, वो कोई इनफर्टिलिटी का कारण थोड़ी ना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ART में आपको IVF के लिए पूछा है, IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, अब देख लो कौन सा सही बैठ रहा है यहाँ पे, ओवम का ट्रांसफर तो करते ही नहीं है इसमें, जायगॉट को करते हैं तो यूट्रस में नहीं करते, जायगॉट को करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब में करते हैं। अच्छा ध्यान रखना, जो हम बोल रहे हैं ना ZIFT, उसमें भी हम जायगॉट को थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज को कर रहे हैं जो कि मॉरूला है, बट फिर भी उसको मॉरूला ना कह के जायगॉट ही कहा जाता है, टेक्निकल टर्म उसके लिए ZIFT ही दी जाती है, ठीक है।
और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो फिर उसे फेलोपियन ट्यूब में नहीं बल्कि यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए ये गलत है। इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो गलती नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। असर्शन क्या है? इन जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर द जायगोट इज ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल। इन जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी कौन सा मेथड? ZIFT में ये बोल रहा है कि जायगोट को ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में। बिल्कुल ठीक है, जायगोट का मतलब वही लेस देन 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज। ZIFT इज इन विवो फर्टिलाइजेशन, नहीं भाई, यहां पर इन विट्रो हुआ है फर्टिलाइजेशन, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फॉर्म एम्ब्रियो इन विट्रो, अगर हमें एम्ब्रियो को इन विट्रो बनाना है, द मेल गैमीट इज ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल गैमीट डायरेक्टली, सच टेक्निक इज कॉल्ड। अब देखो ढंग से पढ़ो, ये कह रहा है कि एम्ब्रियो को हम इन विट्रो बना रहे हैं और उसमें हमने मेल गैमीट को फीमेल गैमीट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया है। जो हम नॉर्मल IVF होता है ना बच्चों, नॉर्मल IVF, वहां पर तो एक टेस्ट ट्यूब में जो भी है बीकर, टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, उसमें स्पर्म्स और ओवम को छोड़ देते हैं, वो अपने आप फर्टिलाइज करेगा। लेकिन ICSI में जो ओवम है उसमें हम स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें आंसर होगा ICSI। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या है? A couple is unable to produce a child because male partner has low sperm count। बिल्कुल एकदम याद रखो, low sperm motility ICSI, low sperm count artificial insemination। artificial insemination दे रखा है तो होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें IUI नहीं दिया, IUI देता तो फिर हम कैसे पता लगाते कि AI करना है या IUI करना है। IUT एंड IUI में कंफ्यूजन तो नहीं है। IUT is intrauterine transfer, it is the part of IVF, test tube baby program। IUI is intrauterine insemination, artificial insemination का ही पार्ट है ये। ठीक है, ये मतलब जब आप क्वेश्चंस करते हो ना इस तरह के बच्चों, तो इन चीजों पर ध्यान देना सीखो। आप, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ना बस ठीक है कर लिया, ये सही है, ये गलत है, पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन हो गया, इन छोटी छोटी चीजों पर जब तक अपने ब्रेन को नहीं अलर्ट करवाओगे तो एग्जाम में कैसे वो गलतियां करना बंद करेगा, फिर वहां गलतियां होंगी डेफिनेटली। ठीक है, तो आप ध्यान रखो इन चीजों का। हो गए बस क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस और हैं, देख लो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कॉलम मैच करना है, करो भाई। GIFT गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ ओवम करेंगे। ओवम कहां से लिया है? डोनर से क्योंकि फीमेल में ओवम नहीं बन रहा। तो ये रहा ICSI में इंजेक्ट कर रहे हैं स्पर्म को डायरेक्टली इनटू द ओवम। ZIFT में ट्रांसफर कर रहे हैं, अर्ली एम्ब्रियो लिखा आ सकता है, जाइगोट लिखा आ सकता है, एक ही बात है, फेलोपियन ट्यूब में। एंड इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, T नहीं लिखा, I लिखा है, तो दिस ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम द डोनर इनटू द विजाइना ऑफ द फीमेल। गड़बड़ कर दी, इनटू द विजाइना नहीं, यहाँ यूट्रस आना चाहिए, इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल, तभी उसे IUI कहेंगे, वरना AI कहेंगे। ठीक है, तो A का फर्स्ट, B का थर्ड, A का फर्स्ट, B का थर्ड, C फोर्थ एंड D सेकेंड, ऑप्शन D। ठीक है, क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन सिंपली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे इस चैप्टर से ज्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है, 2-3 डायग्राम्स जो आपकी बुक में दिए हैं बस वो आप ध्यान रखना। ये तो पता ही है आपको, ये भी बताया मैंने। इम्प्लांट, इसमें भी इसका नाम है नॉर प्लांट, इसका जो ब्रांड नेम है दैट इज नॉर प्लांट। ठीक है, ये कॉपर टी का डायग्राम है एंड दिस इज सिंपली फीमेल कॉन्डम एंड मेल कॉन्डम, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इम्प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये रहा हार्मोनल इम्प्लांट्स। हो सकता है ऑप्शन में आया हुआ है एक बार क्वेश्चन, नॉर प्लांट दे रखा था, तो एक ही बात है। डन। तो यहाँ पर आपका हो गया ये सिंपल सा छोटा सा चैप्टर खत्म, फटाफट रिवाइज हो गया हमारा। लगभग 1 घंटे में हमने पूरा चैप्टर भी रिवाइज कर लिया और क्वेश्चंस भी कर लिए। जो छोटे चैप्टर्स हैं उन्हें आप इतना सफिशिएंट टाइम दे दो, एटलीस्ट जब भी आपका मॉक टेस्ट होता है तो फटफट NCERT से देख जाओ। कम से कम कोशिश करो कि जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे हमारी कमांड है उनके क्वेश्चन जब मॉक टेस्ट में आते हैं तो वो गलत नहीं हो। बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज देते हैं मैम हमने रिवाइज नहीं किया था, तो क्यों नहीं किया था रिवाइज? जब आपको पता है आपका टेस्ट आने वाला है और आप हमेशा एक ही एक्सक्यूज देते हो कि मैम हमारा रिवीजन रह गया था, तो वो तो गलत हुआ ना बच्चों। इसका मतलब यू आर नॉट सिंसियर। ठीक है, कभी कभार 6-7 बार आप रिवीजन करके दे रहे हो, एक बार ऐसा हो गया कि रिवीजन नहीं हो पाया किसी वजह से, बीमार हो गए, कुछ भी है, तो समझ में आता है। बट अगर हर बार ही आपको टेस्ट से पहले रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा, दैट इज टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ है।
आपको हमेशा, अगर आप एक सिंसियर नीट एस्पिरेंट हैं, नीट एस्पिरेंट्स तो बहुत सारे हैं, अगर आप एक सिंसियर नीट एस्पिरेंट हैं तो आप टाइम को मैनेज करके चलेंगे। आपको अपने स्लॉट में, डेली स्लॉट में रिवीजन के लिए टाइम रखना ही रखना है। बिना रिवीजन के नीट को क्रैक कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी वास्ट नॉलेज है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी थ्योरेटिकल चीजें तक पूछी जाती हैं, तो आपको सब चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी बच्चों, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसका जो चैप्टर वाइज टेस्ट था उसमें आपके फुल मार्क्स आ गए, तो आप सोचें कि अब ये चैप्टर हमारा पक्का हो गया। हो गया पक्का, बहुत अच्छी बात है, बट उसे मेंटेन करने के लिए यू हैव टू रिवाइज दैट अगेन एंड अगेन। और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है एनसीईआरटी से उस चैप्टर को पढ़ के उसके क्वेश्चंस कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर रिवाइज है या नहीं। बेस्ट मेथड है ये, ठीक है। तो इसको आप करो, जरूर से करो। अब हम काफी सिलेबस में आगे पहुंच चुके हैं, पुराने चैप्टर्स भूलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, डाइवर्सिटी, है ना। बीच बीच में जब भी आपका कोचिंग में जहाँ पे भी आप टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे ये चैप्टर्स टेस्ट में आते हैं, तो दे रिक्वायर रिवीजन। अगर टेस्ट से पहले 15 दिन का टाइम है तो उस टाइम में फिक्स कर लो कि आज मुझे क्या रिवाइज करना है, आज क्या। लास्ट डे के लिए मत रखना कभी भी, लास्ट डे रिवीजन नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। करो अच्छे से, टेस्ट दो, अच्छे मार्क्स लाओ, तभी और आपको मेहनत करने का मन करेगा ना। थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखेगा तो हमें उसके लिए आगे इंस्पिरेशन मिलता है। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ओके। तो यहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, मोस्ट वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेनेटिक्स, ठीक है। बट अगेन, अगर किसी का जेनेटिक्स पक्का नहीं है तो आपको जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगी, बाकी चैप्टर्स में तो मैं फिर भी ना कराते कराते पूरा रिवीजन दे ही देती हूँ, बट जेनेटिक्स इतना बड़ा और लेंदी है बच्चों, उसमें मैं पूरा रिवीजन नहीं दे पाऊंगी आपको। जो क्वेश्चंस होंगे हम बस 1 to 1 उन्हीं से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप पढ़ के आना। जेनेटिक्स के अच्छे खासे लेक्चर्स मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में अपलोड कर रखे हैं, एक बार पढ़ो अच्छे से, उसको समझो, फिर मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए, गुड बाय।